नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवपूर्णा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पैरालिसिस। पैरालिसिस जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ है और बहुत से लोग अभी इससे पीड़ित हैं और ऐसा डेटा देखा गया है कि 2050 तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस रोग से पीड़ित हो रही है। और उसका कारण है आज के लाइफस्टाइल, आज का रहन सहन। तो अब हम जानेंगे कि पैरालिसिस है क्या। किसी चीज़ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि वह क्या है। तो पैरालिसिस जहाँ पे हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो पार्टली हो या कम्प्लीटली हो, लोकलाइज हो या जनरलाइज हो, ये पैरालिसिस है। जैसे कि हाथों का मूवमेंट नहीं हो पाना, इसमें पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। अब हम टाइप्स जानेंगे पैरालिसिस से कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के पैरालिसिस हम देखते हैं। एक इसको हम प्लेजिया बोलते हैं। जैसे एक है पहला मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में जैसे ये हमारे दोनों हैंड्स हैं, ब्रेकियम है, आर्म्स हैं और हैंड्स, तो इनको हम लिम्स कहते हैं। ये अपर लिम है और ये लोअर लिम है। तो अपर लिम में कोई एक पार्ट, कोई एक लेग या कोई आर्म यदि पैरालाइज्ड हो जाए तो इसको हम मोनोप्लेजिया बोलते हैं। डाईप्लेजिया में या तो दोनों सेम साइड, दोनों अपर आर्म मतलब अपर लिम और लोअर लिम, या तो अपर लिम पैरालाइज हो जाए या लोअर लिम पैरालाइज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डाईप्लेजिया। फिर आता है हेमीप्लेजिया। तो हेमी का अर्थ होता है सेम साइड। तो जैसे इस साइड का लेग, इधर का लेग और इधर का हैंड यदि ये पैरालाइज हो जाता है, या इस साइड का, तो इसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। उसके आएगा टेट्राप्लेजिया। इसको हम एक और नाम है क्वाड्रीप्लेजिया भी बोलते हैं। तो इसमें दोनों लिम्स मतलब चारों लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम, ये चारों आउट ऑफ वर्क, मीन्स वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो देखने से तो हमें लगता है कि जैसे ये हाथों में डिसऑर्डर है या पैरों में डिसऑर्डर है, लोकलाइज्ड डिसऑर्डर है, बट एक्चुअली ये होता है कंट्रोल ये ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से। तो एक प्रकार से नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है यदि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो। और यदि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो ये वातजन्य डिजीज़ है। जब शरीर के अंदर 3 तत्वों से बॉडी का कंपोजिशन बताया गया है आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ, तो इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग उपाय, अलग अलग लाइफस्टाइल बताई गई है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आयुर्वेद के अनुसार। तो इससे हम, और सबसे बड़ा फैक्टर है प्राणायाम। प्राणायाम और योग के द्वारा भी हम वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से वात के विषय में बात करेंगे, क्योंकि जो पैरालिसिस है वो वात से एसोसिएटेड है। तो वात संबंधी यदि विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, यदि वात दोष प्रकोपित हो जाता है, तो पैरालिसिस इसके कारण होता है। तो उसके लिए अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, पैरालिसिस जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है। मतलब हमारे जो शरीर के न्यूरॉन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। जैसे अभी हम किसी भी मूवमेंट को करना चाहते हैं तो इसमें हमारा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। जैसे यहाँ सामने कोई फ्लेम लगी हुई है और उसके पास मेरा हाथ जाए तो वो ऑटोमेटिक हाथ पास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं ये मस्तिष्क को ऑर्डर देते हैं कि सामने कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, तो मस्तिष्क फिर उस चीज़ के लिए रिप्लाई करता है कि वहाँ से हाथ हटाना चाहिए। तो ये सारे काम न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन जब इन नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स में डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हाथों में हमारे मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व है, और यदि उसमें कोई प्रकार का डिसऑर्डर है तो अलग अलग सिंड्रोम, पैरालिसिस, पोलियो इवन इसका ही एक काइंड ऑफ एसोसिएटेड है, पोलियो भी इससे। तो इसमें फिर मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जैसे हमने देखा कि हमें इसके लिए दिख रहा है हमें ये लोकलाइज्ड डिसऑर्डर, बट है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो हमें अपने नर्व सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसे मेडिसिन या ऐसी चिकित्सा पद्धति अपनानी पड़ेगी जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, स्वस्थ हो, तो उससे हम पैरालिसिस को क्योर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के पैरालिसिस हैं और क्या क्या कॉज इनके हो सकते हैं। कोई भी डिजीज़ या कोई भी व्याधि अपने आप में अकेली कुछ नहीं होती है। इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके कारण इसके मूल अलग अलग होते हैं। कोई भी जैसे पैरालिसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसको शॉर्ट टर्म में हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसके पहले अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, कुछ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि मतलब डिज़ायरेबल चेंज नहीं है, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बहुत अधिक गुस्सा करना, एंगर को कंट्रोल ना कर पाना, किसी भी कारण से आपका बीपी यदि हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका जो हार्ट है बहुत अधिक ब्लड को पंप कर रहा है और आपकी आर्टरीज में यदि प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इससे हेमोरेज हो सकता है। अब सेकेंड चीज़ हम देखेंगे जो कि पैरालिसिस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है इसको कॉज करने के लिए, वो है स्ट्रोक।
ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि ब्रेन से ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और ब्रेन स्ट्रोक के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल जब एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये एक स्पेस कम कर देता है ब्लड के फ्लो के लिए, और ब्लड ही है जो कैरी करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, क्योंकि ब्रेन को मुख्य रूप से ग्लूकोज चाहिए होता है, ये और बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, ब्रेन को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, तो इस्चेमिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक, जो लीड करता है पैरालिसिस को। इसमें भी हमने दो प्रकार के स्थितियाँ देखेंगे, दो प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म में जो क्रोनिक अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसको ठीक होना बहुत कठिन है, इसको इनक्योरेबल बताया है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कुछ पैरालिसिस जो कि फर्स्ट अटैक के बाद क्योर हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। इसमें फेस की जो मसल्स हैं, फेस की मसल से लिप्स जो हैं, आईज हैं, वो बिल्कुल उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो तिरछी हो जाती है। इसको हम देख सकते हैं का एग्जांपल। और ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कहा है कि ये अपने आप क्योर हो जाता है। लेकिन एक बार भी यदि बॉडी में एक प्रकार से किसी भी प्रकार से पैरालिसिस का अटैक आया या सिम्टम्स आए, तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपने जीवन में योग, प्राणायाम, दिनचर्या और अपनी ऋतुचर्या को इस तरह से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बॉडी अब पूरी तरीके से तैयार है उन सिम्टम्स के साथ कि अगर फेवरेबल सिचुएशन आई तो ये कंडीशन फिर से उत्पन्न हो सकती है, और यदि इसको अवॉइड किया गया तो ये क्रोनिक में बदल जाएगा। और क्रोनिक मीन्स जो कि जिसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीज चलेगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, इसका अभ्यास करेंगे। पैरालिसिस का अटैक जब भी आता है तो कभी तो शॉर्ट टर्म में आता है, मतलब अचानक से इमीडिएटली ऐसा होता है कि रात में सोए और सुबह उठे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, ये स्थितियाँ भी बनती हैं। और कभी ऐसी वो होता है हेमरेज के कारण, क्योंकि अगर ब्रेन में किसी प्रकार का क्लॉट है और किसी भी प्रकार से नर्व की सप्लाई जो हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में किसी प्रकार का डिजनरेशन आ रहा है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म एक स्लो ग्रोविंग होता है, जैसे कि क्लॉट छोटा है तो ब्लड की सप्लाई तो हो रही है, नर्व सप्लाई तो हो रही है, लेकिन स्लो मोशन में हो रही है, धीरे धीरे हमारे हाथ पांव काम करना कम कर देते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इन साइंस और सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर से कंसल्ट भी करने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन कि हमें ठीक होना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम ये सोच के ना बैठे कि अब हमारे तो हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, यौगिक क्रियाएं कराना, सूक्ष्म व्यायाम कराना, और सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है वो प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम भी ही है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है, हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन की जब सप्लाई होती रहेगी तब हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर रीजनरेट हो सकेंगे। तो इसी श्रेणी में हम सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे। तो प्राणायाम में जो सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम जब करते हैं तो इसमें जो दोनों नोस्ट्रल हैं, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, इसमें जो प्राण का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह होता है, वो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को, ब्रेन को पूरा संतुलित कर देता है, न्यूरॉन्स को रीजनरेट करता है, जिससे हमारे नर्व इम्पल्स प्रॉपर काम करने लगते हैं और पैरालिसिस को हम क्योर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो हम बाएं नोस्ट्रल से शुरू करेंगे, इनटेक करेंगे श्वास का, तो जैसे हमने अभी लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से हमने एक्सहेल किया, अब सेम उसको अपोजिट करेंगे, तो राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। बहुत सामान्य, बहुत सिंपल, कोई इसमें अमाउंट नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। जितने भी मेडिसिन सिस्टम हैं, जितने भी योग, आसन, प्राणायाम हैं, लेकिन बात जब नर्वस सिस्टम की आती है, क्योंकि इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में घुटने टेक देता है कि न्यूरॉन्स एक बार यदि डिजनरेट हो गए तो उसको रीजनरेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्राणायाम की सहायता से हम डिजनरेट न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को, प्राणायाम को हम अगेन एंड अगेन 60 टाइम्स, 100 टाइम्स
केवल भोजन करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ना करें, उसके अलावा हम पूरे टाइम इसको कर सकते हैं। और इसके ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं जहाँ पे एक इतना पक्षाघात जो कि एक क्रोनिक डिसीज़ है, जो कि एक इनक्योरेबल डिसीज़ है, लेकिन सिर्फ प्राणायाम की सहायता से व्यक्ति फिर से उठ करके चल पाया है। और सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम तो इसमें विशेष प्रकार से लाभकारी है। इसके अलावा हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे ताकि हम अपने बॉडी में मूवमेंट करा करके ब्रेन का सपोर्ट करेंगे। ब्रेन को हम ये इंडिकेशन देंगे कि अभी इस तरीके के मूवमेंट करवाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस पोजिशन। दोनों पैर सामने, कमर सीधी और श्वासें सामान्य रहेंगी। तो पहले हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो हाथों को कंधों के समानांतर पैरेलल लेके आएंगे सामने और फिर हल्का हल्का उंगलियों को का मूवमेंट कराएंगे इस तरीके से। तो ये इसको हम कम से कम 25 बार ऐसे कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर में हम जैसे किसी को बुला रहे हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं नमन। एक तरीके से इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं हठ योग में अंगुली नमन। तो ये अंगुली नमन हम करेंगे। फिर जैसे हम किसी को सामने से हटने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे और श्वासें सामान्य रहेंगी, कमर गर्दन सीधी और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ये मूवमेंट चलते रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ अभ्यास में हम दोनों हाथों में मुट्ठियां बना करके इसको गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार, शुरू हम 10 बार से भी कर सकते हैं। इस आराम आराम से इस मूवमेंट को करेंगे। इससे हमारी जो जितनी भी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई की वेसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। उनके बीच में किसी भी प्रकार का यदि कोई क्लॉट है, कोई ब्लॉकेज है तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास में लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास के साथ में, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार जो पक्षाघात है, जो पैरालिसिस है, ये वातजन्य व्याधि है। तो प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि प्राणायाम से ही हम वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइड में इस तरीके से करेंगे। जितना हो सकता है, जब यदि आपको डाइप्लेजिया हो या हेमीप्लेजिया हो तो आपका एक साइड का बॉडी काम नहीं करेगा, तो आपको फिर भी प्रयास करना है धीरे धीरे जितना हो सकता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना है कि अभी हमारा हाथ उठ ही नहीं रहा है तो हम कैसे करें। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक विल पावर नहीं होगी तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसके बाद थोड़ा शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर पे रख करके इसको रोटेट कराएंगे जितना हो सकता है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को ऊपर लॉक करके। रिलैक्स। तो ये कुछ, इसके अलावा हम इसके गर्दन का अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसको नेक के अलग अलग मोमेंट्स हैं, जैसे अप डाउन कर लिया, फिर लेफ्ट साइड बैंड, राइट साइड बैंड, ट्विस्टिंग करेंगे और रोटेशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके पश्चात ये हमने हाथों का अभी सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम पैरों का करेंगे। तो पैरों के लिए हम पहले अभ्यास करेंगे पाद अंगुली नमन। इसको हम कहते हैं टो बैंडिंग। जो हमारे पैर की अंगुलियां हैं इसको हम सामने की ओर झुकाएंगे, बैंड करेंगे। उसके बाद में एंकल क्रैंक, एंकल बैंडिंग, फिर पैरों को पूरा रोटेट कराएंगे। ये छोटे छोटे जो अभ्यास हैं, यदि हम इसको रेगुलर लाइफ में अपनाते रहें तो हमें कभी पैरालिसिस की समस्या ही नहीं होगी। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और जो भी एक्स्ट्रा फैट यदि जमा हो रहा है वो सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। दोनों दिशाओं में इसको हम रोटेट कर लेंगे। इसके बाद
हम पैरों को उठा करके ऐसे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम पैरों को थोड़ा रोटेट करेंगे, क्रैंक। दोनों दिशाओं में इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं और घुटने को ऐसे पकड़ करके श्वास लेते हुए हम इसको प्रेस करेंगे। इसका अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास में हम पुनः इस पैर को उठा करके, जैसे कोई बेबी को हम होल्ड करते हैं गोदी में और उसको झुलाते हैं, इस तरह से हम पैरों का मूवमेंट कराएंगे। ऐसे दूसरे पैर से भी जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करके इसको वापस दोनों पैरों से। इसके बाद अगला अभ्यास हम करते हैं पैरों के अभ्यास में। तो इसमें हम पैरों को उठाएंगे, पैर को उठा करके इसको होल्ड करेंगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों पैरों से। और श्वासों की गति सामान्य रहेगी। तो अभी हमने प्राणायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया। अब इसके बाद हम योगिक अभ्यास करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक वात व्याधि है, प्राणायाम हमने इसलिए किया। अब हम वात को ठीक करने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर करेंगे। बहुत सामान्य, जैसे हमारे ये हाथ हैं, इसके चैनल्स होते हैं। यदि व्याधि जो पैरालिसिस है यदि अपर लिम्स में है तो उसके लिए हम हाथों का, या लोअर लिम्स में है तो पैरों का व्यायाम करते हैं। पैरों में एक प्रकार से एक्यूप्रेशर करते हैं। तो उसके लिए प्रेस करना होता है। जैसे 2 फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, बीच में जो पार्ट है 2 बोन्स के बीच में, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा प्रेस करते हैं इस तरह से। तो इससे ये वात व्याधि से हमें निजात, मुक्ति मिलती है। और पक्षाघात एक वात व्याधि है, इसमें वात को बैलेंस करना अति आवश्यक है। और उससे दूसरी बात ये कि जो फिंगर्स के टिप हैं, इसको अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर इसको नर्वस सिस्टम का पार्ट कहा है। तो इनको भी हम प्रेस कर ले, तो इससे जब हमारा ब्रेन स्टिमुलेट रहेगा तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। ऐसे दूसरे हाथ में भी जो यहाँ पे हमने देखा, चैनल्स को हम थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पे प्रेस करके। इससे प्रकोपित वायु जो है वो शमन होता है, प्रकोपित वायु का। और हम टिप्स पे भी हम एक बार एक्यूप्रेशर करें, फिंगर टिप्स पे। यदि पैरालिसिस का अटैक पैरों में है तो हम उसके लिए पैरों पे भी इस तरीके का अभ्यास करेंगे। तो पैरों में मुख्य रूप से बताया है, इस जो सेकेंड लास्ट टो है, इसको हम प्रेस करते हैं। ये एक मास्टर पॉइंट है। तो इस तरह हाथ पैरों का एक्यूप्रेशर बहुत प्रभावकारी है। अगले क्रम में अब हम देखेंगे कौन कौन से योगासन हैं जो हमें पैरालिसिस से होने से रोकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जो भी व्यायाम, जो भी आसन जो हमारे एयर के डिस्ट्रीब्यूशन को, बॉडी में एयर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, अच्छा करते हैं, वो सभी प्राणायाम, वो सभी आसन इसके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। प्राणायाम सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो भी हम आसनों का अभ्यास करेंगे, ये हम श्वासों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण के साथ करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो वायु को नियंत्रित करना रहेगा। सबसे पहले करेंगे मार्जारासन। मार्जारासन के लिए श्वास लेकर के इस तरह की पोजीशन बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। अपनी ग्रीवा को नीचे की ओर करेंगे और दृष्टि नीचे की ओर देखेंगे। श्वास लेते हुए पुनः कमर को जितना झुका सकते हैं झुकाएं और पंजे तने हुए। पुनः वापस।
तो इस मार्जारासन के बाद में हम अगले अभ्यास करेंगे बैठने वाले। इसमें वज्रासन भी एक अभ्यास है। यदि किसी को अधिक व्याधि है तो वज्रासन में बैठें। इसके पश्चात वज्रासन में आने के बाद हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। ये एक रिलैक्सिंग पोज है, तो जब भी हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं उस समय पे अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन के लिए अपनी बॉडी को जितना हो सकता है ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे और जितना यहाँ से हाथ हम छू पा रहे हैं, जहाँ तक हाथ जा पा रहा है वहाँ तक रखने का प्रयास करेंगे। दोनों दिशाओं में, दोनों ओर से करेंगे बॉडी के, जिस ओर से बन जा रहा है अच्छे से। वक्रासन के बाद हम करेंगे गोमुखासन। तो गोमुखासन में एक पाँव नीचे होगा और दूसरा पाँव एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना होगा। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर रहेगा और पीछे से दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ करके इंटरलॉक कर लेंगे और जितना इस स्थिति में रह सकते हैं उतनी देर इसमें रह करके कोई भी लंबी गहरी श्वास लेकर कोई भी प्रकार का प्राणायाम, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम इसमें कर सकते हैं या बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। और यदि प्राणायाम ना हो पा रहे हो तो श्वास सामान्य इनहेल एंड एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है वात को बैलेंस करना, और वायु को हम यदि प्रॉपर इनहेल एक्सहेल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो वात व्याधि या वात जो है वो शमन होगा उसका। इसी को दूसरी ओर से करेंगे। वक्रासन और गोमुखासन के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन में जितना हो सकता है हम दोनों पैरों में गैप करके हाथों को, पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ करके हाथों को देखेंगे, उंगलियों को। इसी प्रकार दूसरी ओर। तो इसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गति का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से हम स्थित कोणासन करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए न केवल फिजिकल बॉडी बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहे। इवन WHO ने भी अपनी डेफिनेशन में इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि स्वस्थ रहना केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बल्कि हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली स्वस्थ रहें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें योगस्थ होकर कर्म करना होगा। जब हम योगस्थ होकर कर्म करते हैं तो हम समत्व की स्थिति में रहते हैं, इक्विलिब्रियम की, बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने उस डिप्रेशन में आए हुए अर्जुन को भी ये कहा था कि योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी चीज़ में आसक्त मत हो जाओ और अपना कार्य पूरा संपूर्ण अच्छे से निर्वाह करो। और सिद्ध्योर समो भूत्वा, उस कार्य में जो सिद्ध हो जाए या उसकी सिद्धि ना भी हो उसमें भी आपको समान रहना है, उसमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, सामान्य रूप से व्यवहार करना है, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम का स्टेट ही योग है। इस प्रकार से हम अपने मन को, अपने शरीर को बैलेंस करके रखें। हम अपने सभी कर्मों को योगस्थ होकर के करें और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ओम धन्यवाद।